हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था केमिस्ट्री का। 12th क्लास केमिस्ट्री के सैंपल पेपर की ये दूसरी वीडियो है, यानी कि ये मैथ लिख रहा है, केमिस्ट्री हमारा क्या चल रहा है, आज चल रहा है हमारा केमिस्ट्री। एक्चुअली में क्या था कि हमने मैथ का सैंपल पेपर की एक वीडियो बनाई थी, तो वो लिखा हुआ है। तो ये केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, तो ये उसकी वीडियो दूसरी है। और इसमें आज हम आपको क्या कराने वाले हैं, तीसरे के क तक हमने करा दिए थे, तो उससे अगले वाले प्रश्न, तीसरे का ख प्रश्न, फिर इससे आगे वाले प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। क्या कह रहा है कि 99.9% पूर्ण होने में जितना समय लगेगा वो वाला समय अर्ध आयु का कितना होता है, 10 गुना होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ओके, चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। यहां से आपका उत्तर बनेगा इस सवाल का। क्या है सॉल्यूशन, देखिए हम मान के चल रहे, सबसे पहले हम मानेंगे, माना 99.9% पूर्ण होने में लगा समय हमने टी मान लिया। 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है वो कितना मान लिया, टी मान लिया। और अर्धायु अर्धायु हमने कितना मान लिया, टी, और इसके हाफ। टी हाफ का मतलब समझ गए, अर्धायु। ओके, चलिए और हमने एक चीज और मान ली, प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा हमने कितनी मान ली, 100%। क्यों, तो वैसे भी दे रखी है 99%, यानी कि पूरी टोटल कितनी होती है, 100% होती है, हमने ये मान लिया। चलिए अब प्रश्नानुसार चल रहे, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न के, और हाँ रुक जाओ, भी हमको सिद्ध क्या करना है, यहां पे लिख देंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जरा देखो क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहा है कि 99.9% पूर्ण होने के लिए समय, या पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने के लिए लगा समय, मतलब ये 99.9% पूर्ण होने में लगा समय कौन सा, ये वाला टी, ठीक है। और अर्ध आयु का 10 गुना होता है, ये वाला जो समय है इस अर्ध आयु का 10 गुना है। 10 गुना है तो मतलब क्या है, ये अर्ध आयु का 10 गुना है। ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आई बात, नहीं समझे आप कहोगे आप इसमें 10 मत लगा देना। क्यों, देखिए मैं कह रहा हूं ये 30 है, ये जो 30 है ये इस 3 का कितने गुना है, 10 गुना है। मैं कह रहा हूं ये 30 इस 3 का 10 गुना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको बराबर रखने की हमें 3 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। यदि मैं कह रहा हूं कि ये जो 2 है, ये 2 इस 30 का 15 गुना है, ये 30 इस 2 का 15 गुना है, ये 30 इस 2 का 15 गुना है, तो हमको इसमें 15 नहीं, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें 15, तभी तो दोनों बराबर होंगे। उसी तरीके से 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है टी, इस अर्ध आयु का 10 गुना है। ये सिद्ध करना है कि ये 10 गुना है, तो हमको इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए ये प्रूफ करना है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या चल रहे हैं, प्रश्न के अनुसार देखिए क्या दे रखा है कि भैया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। आपको पता है कि वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक, क्योंकि हमारे यहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है, तो आप लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, फॉर्मूला होता है k बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग बेस में 10 a बट्टे a0, ये होता है ना, a0 बट्टे a। ये ऊपर प्रारंभिक मात्रा, नीचे क्या होती है आपकी, देखिए ये जो है आपकी प्रारंभिक मात्रा है a, ये होती है आपकी प्रारंभिक मात्रा, और ये होती है शेष मात्रा, यानी बची हुई मात्रा।
शेष मात्रा। समझ रहे हो बात? देखो कैसे। अब हमारा एक पहली समीकरण, पहली प्रथम शर्त क्या कह रही है? प्रथम शर्त 90% यानी कि 99.9%। तो पहली शर्त क्या कह रही है? यहां पे लिख देंगे पहली शर्त कह रही है, देखिए के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बट्टे टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 90 पहले कितना पूरा हो रहा है? 99.9% पूर्ण हो रही है अब क्रिया। 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, तो 99.9% पूर्ण होने में लगा समय कितना है? टी। तो ये मान लिया टी log 10। ठीक है, अब देखिएगा प्रारंभिक मात्रा कितनी, प्रारंभिक मात्रा हमने कितनी मानी है? प्रारंभिक मात्रा हमने 100 मानी है, 100 लिख देंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है 100 तो उसकी प्रारंभिक मात्रा थी, प्रारंभ में 100 थी। 99.9% मैं कह रहा हूं 99.9% कैसी होगी? पूर्ण हो गई। तो शेष कितनी बची? शेष तो आप कह दोगे शेष बची 0.1 बची। समझ रहे हो बात को? यदि मैं कह रहा हूं प्रारंभिक मात्रा कोई चीज 100 है, 100 आपके पास 100 रुपए थे, जिसमें से आपने 80 रुपए क्या कर दिए? 80 रुपए पूर्ण खर्च कर दिए, पूर्ण खर्च कर दिए, मतलब 80 रुपए आपने पूर्ण कर दिए, मतलब पूरा खत्म कर दिया। बचा कितना? शेष कितने बचे आपके पास? शेष कितने बचे? 20 रुपए बचे भाई, है ना? यदि मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए थे, 100 रुपए में से आपने 90 पूर्ण खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 10 बचे। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं यहां पे 99 खर्च कर दिए, तो आपको क्या कितना बचा? 1 रुपया बचा। अब मैं कह रहा हूं कि 99.9 खर्च कर दिए आपने, या 99%, 99.9% अभिक्रिया पूरी हो गई, तो अभी कितनी बची? आप कहोगे 0.1 बची, क्योंकि 100 में से घटा दिया, काम खत्म। तो ये देखिए पहली शर्त में यही तो है, 99.9% पूर्ण हो चुकी है अभिक्रिया, यानी उसमें लगा जो समय है वो इतना है, तो इस अभिक्रिया को पूरा करेंगे। यानी कि 99.9% पूरा होने में जो लगा समय t था, तो हमारी प्रारंभिक मात्रा 100 थी, 99.9% पूरी होगी, तो यहाँ पर कितनी बचेगी? 0.1 बचेगी। इसको समीकरण 1। ठीक है, समझ में आ गई? ये समीकरण 1 मान ली। ठीक है, चलिए अब दूसरी शर्त लगा दो। यहां पे दूसरी शर्त के बराबर, चलो यहीं पर लिखेंगे, ऊपर ही आ जाएगा के बराबर। ठीक, ये क्या है? 2.303 बट्टे, अब देखिएगा दूसरी शर्त क्या है कि अर्धायु का, अर्ध का मतलब आधा पूरा होने में लगा समय, आधा पूरा होने में लगा समय। अर्धायु है ना, आधा पूरा होने में लगा समय। तो अर्धायु कितनी है? 1/2 है, टी हाफ हमने मानी अर्धायु। अर्धायु कितना? इतना है, तो log 10, बेस में 10 लगाएंगे। प्रारंभिक समय कितना है? वही प्रारंभिक मात्रा तो अभी भी उतनी लगेगी, लेकिन अर्धायु का मतलब क्या है? ये समय कब आता है? जब अभिक्रिया कितनी 50% पूरी हो गई है, मतलब आधी पूरी हो गई है। तो आधी का मतलब 100 में से आधी गई, यानी 50 गई, तो कितनी बचेगी? 50। समीकरण 2। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? देखो ये वाला टी कौन सा समय है? देखिए हमने ये लगाया, ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है। के बराबर 2.303 बट्टे टी log 10 A0 बट्टे ए। A0 का मतलब होता है प्रारंभिक मात्रा और ए का मतलब होता है शेष बची हुई मात्रा। ओके, अब हमारे पास में दो चीजें हैं। पहला कह रहा है कि 90.9% पूर्ण हो गई, होने में जो लगा समय है, तो हमने मान लिया टी। तो ये टी, यहाँ पे हमने जब टी लगाया समय पर, हमने टी लगाया समय पर, जैसे ही हमने टी लगाया तो आपको क्या मिला देखने को कि ये समय कौन सा है? 99.9% पूर्ण हो गई ये इस अभिक्रिया में। यानी ये हमने जैसे ही पुट किया तो हमको पता चला कि यहां पर हमने जैसी टी लगाया तो मतलब क्या 99.9% अभिक्रिया पूरी हो गई। तो यहां पे पूरी शेष यानी प्रारंभिक मात्रा 100 थी, तो 99.9% पूरी हो गई, तो कितनी बची? 0.1 बची। एक बार फिर से लगाएं, क्योंकि अब दूसरी बात अर्धायु की भी कह रहा है वो, तो हमने वही चीज लगाई समीकरण। यहाँ पे अर्धायु, टी का मतलब समय की जगह पे, ये समय था, समय की जगह पे हमने अर्धायु लगाया, तो हमको पता चली कि प्रारंभिक मात्रा है और उसमें से अर्धायु जैसी समय लगा है, तो इस अभिक्रिया के कुछ चीजें बदल जाएंगी, ये वाला फैक्टर बदल जाएगा। अब शेष मात्रा कितनी बचेगी? जब समय टी था तो टी का मतलब 99.9% पूरा हो गया, तो 0.1 बचा। यदि टी हाफ मतलब अर्धायु को मतलब आधी अभिक्रिया पूरी हो गई, तो कितना बचेगा? मात्रा कितनी बचेगी? आधी बचेगी। ये अब ये भी के का मान, ये भी के का मान, मतलब ये दोनों वेग स्थिरांक हैं, इसलिए इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे? बराबर रख देंगे। इन दोनों समीकरणों को
समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो एक समीकरण तो ये है 2.303 बट्टे टी हाफ लॉग 10 बेस में ये 50, और दूसरा है 2.303 बट्टे टी और लॉग 10 बेस में, और ये हो जाएगा 100 बट्टे 0.1। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, देखिए 2.303 से 2.303 कट गया। ठीक है, 50 दूनी 100 ये कट गया, और ये पॉइंट हटेगा, ये ऊपर 0 चली जाएगी, तो कितना आ गया, ये बचेगा 1.t हाफ लॉग 10 बेस में 2। ये तो log 2 बचा भाई, 50 दूनी 100 ये बचा बराबर 2। ये देखिए 2.303 से 2.303 कट गया। ठीक है, तो ये कितना बचा, 1/t बचा यहाँ पे, और ये log, और यहाँ पे 10 है बेस में, ये आ गया। जैसे ही हमने ये पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 बढ़ा दी, तो ये कितना हो गया, 1000। ठीक है, 1000। इस 10 से कोई लेना देना नहीं है, ये तो लिखो या मत लिखो, इसको log भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बेस में लिख रहा हूँ क्योंकि अच्छा लगता है बेस में लिखना। ये परफेक्टली मैथ यही कहता है कि बेस में लिख कर चलो। ठीक है, लेकिन आप ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका log 2 का मान आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए 0.3010। ठीक है, क्या 3010। ठीक है, ये अब देखिएगा, तो इसका 1 ये log 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3010 बराबर 1/t इंटू log 1000। log 1000 मतलब जितनी 0 होती है उतनी वैल्यू हो जाती है। log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3। जैसे log 100 की वैल्यू 2, log 1 2 3 4 है तो 4, log 10 की वैल्यू 1, log 1 है तो उसकी वैल्यू 0, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये याद होनी चाहिए आपको, log की कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। मैथ वालों को तो सबको पता होगी, लेकिन बायोलॉजी वालों को नहीं पता होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए इसको कैसे करोगे सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, इसका मतलब ये है, देखिए मैं इस चीज़ को कितना कह रहा हूँ, देखो मैं यहाँ तक अंक ले रहा हूँ, 2 अंक ले रहा हूँ पॉइंट के बाद, तो इसका अगला अंक 5 या 5 से अधिक होता तो हम 0 में 1 जोड़ देते, क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए छोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.30, 30 ही बचेगा 0.30, क्योंकि इससे अगला अंक यदि 5 होता या 6 होता तो हम 0 में 1 जोड़ देते तो 31 हो जाता, लेकिन इसको इतने रखेंगे। बट्टे ये नीचे 1/2 बराबर ये 3/t आ जाएगा। t की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये देख लीजिए, ये 0.30, तो 0 को हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू 0.30 या 0 तो पॉइंट के बाद 0 जितने होते हैं कोई महत्व नहीं रखते, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, t हो जाएगा बराबर, ये है 3 इंटू ये t हाफ की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 3 इंटू t हाफ बट्टे 0.3 आ गया। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी, ये आ जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 30 गुणा t हाफ बट्टे 3, 3 से ये कट जाएगा 10 बार, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणा t हाफ, ये आ जाएगा। क्या यही आपको प्रूफ करना था, क्या यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए यही करना था। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपको इसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत ही लाजवाब सवाल है, और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं अभी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज चल रही है उसको देखना, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये जो मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको सबको समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं, आपको इस फॉर्मूले से किए जाते हैं। ठीक है, और इनके 1-2 सवाल की जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये सवाल है k बराबर, वेग स्थिरांक बराबर होता है 2.303/t log a0/a। तो ये a0 होती है प्रारंभिक मात्रा, हर सवाल में प्रारंभिक मात्रा 100 लेकर चलनी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 99.9% पूरी होगी, तो शेष कितनी बची, 0.1 बची। ठीक है, ये कह रहा है अर्धायु, अर्धायु का भी जिक्र करा है, तो अर्धायु का मतलब क्या है, 100 प्रारंभिक मात्रा थी, उसमें से
50, आधी पूरी हो गई तो आधी बचेगी, और आधी पूरी होने में जो लगा समय कितना है, अर्धायु है, तो यहाँ पे समय की जगह पर क्या लगाएंगे, अर्धायु टी हाफ लगाएंगे इस तरीके से। और भी डायरेक्टली भी इसके कई सारे मेथड हैं, लेकिन मेरे को सबसे ईजी, सबसे कम कैलकुलेशन का यही लगता है, और हमारे द्वारा जो कराए जाएंगे सवाल वो कम कैलकुलेशन में ही कराए जाएंगे। ओके, चलिए तो अब आने वाले सवाल थ्योरी पर चलते हैं। आने वाले जो प्रश्न हैं थ्योरी वाले हैं, उनको देख लेते हैं। अब आते हैं अपने अगले सवालों पर। अगले सवाल क्या है, ये देखिए, तीसरे का गैप प्रश्न ये है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 4 लक्षण लिखिए। और तीसरे का गह है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी कि इनकी परिभाषा लिखनी है। ओके, चलिए तो मैं पहले यहाँ पर तीसरे के गह को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तीसरे का विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जरा समझो। आपने इलेक्ट्रोड विभव तो देखा होगा, परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी, जिनने नहीं पढ़ी है वो जाकर देख लेना, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोड विभव, जैसे हमारे पास देखो हर धातु का अपना इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास में ये धातु हैं A, B, C, D और E, ये धातु हैं, ठीक है। इनका अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव है, जैसे कि इसका मैं मान ले रहा हूँ 0.5 है, इसका मान लीजिए 0.7 है, इसका मान लीजिए 1.2 है, इसका मान लीजिए 0.2 है, इसका मान लीजिए 0.059 है, ठीक है। ये इस तरीके से दे रखे बहुत सारे हैं। तो अब इनको आप एक या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट करो जरा। चलो करो, कैसे करोगे, तो देखिएगा सबसे कम कौन सा है, सबसे कम ये है, ठीक है, ए। तो आपका ए हो गया, ए का कितना है 0.059। फिर इससे ज़्यादा किसका है, इससे ज़्यादा 0.2, ये सी का आ गया 0.2। फिर इससे ज़्यादा किसका है 0.5, यानी ई का है 0.5। फिर आपका डी का है कितना है 0.7। फिर कितना बी का है, बी क्या 1.2, ठीक है। ये यानी कि अब ये इस तरीके से या तो ये समझो घटते क्रम में है, सॉरी ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है, या आप ऐसे पढ़ोगे तो ये क्या है घटते क्रम में, तो इधर की साइड में जा रहा है तो यानी कि नीचे घटता हुआ जा रहा है, तो ये एक क्रम में लिख दिया। तो मतलब क्या है कि जब हम किसी धातु हो या यहाँ पे अधातु हो, ठीक है, या कोई भी अर्धशैल हो या कोई भी शैल हो, तो हम बोल सकते हैं धातु, अधातु, शैल या किसी अर्धशैल को या किसी अर्धशैलों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में बढ़ते या घटते क्रम में लिखने से एक श्रेणी बन जाती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? कि किसी भी धातुओं या अर्धशैलों या शैलों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट करने पर या लिखने पर उनसे एक श्रेणी बनती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। चलिए, कि धातु या अर्धशैलों को विद्युत इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर या इलेक्ट्रोड विभव के मान के अनुसार उनको एक क्रम में लिखने से एक श्रेणी का निर्माण होता है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ओके, काम खत्म। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, 4 लक्षण हैं। तो इस रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ठीक मध्य में रखा गया है, अर्थात हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। इसी तरीके से इसके नीचे जाने पर अपचायक गुण बढ़ते हैं या ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं। ये ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को अपने आप से रिप्लेस कर देता है या उसको अपचयित कर देता है, उसके विलयन को खा जाता है। इस तरीके काफी सारे इसके क्या हैं, लक्षण हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो दिखाई दे रहे हैं ना लक्षण। इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अपचायक हैं, उन्हें इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थान दिया गया है या रखा गया है। जो धातु हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं, उन्हें इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्लियर हो गया? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक है ये द्रव स्नेही और एक है द्रव विरोधी। ठीक है, इसका भी उदाहरण देना है, इसकी परिभाषा भी लिखनी है। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। इसका यानी कि कोई भी कोलाइड पदार्थ द्रव स्नेही कोलाइड किनको कहते हैं? यानी कोई भी कोलाइड पदार्थ है जो विलायक के संग, किसके संग? विलायक के संग तुरंत, बोले तो बहुत ही जल्दी, तुरंत उसके साथ घुल मिल जाता है, यानी कि उसके साथ आकर्षण प्रदर्शित करता है, यानी कि स्नेह यानी कि लव प्रदर्शित करता है। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये कि ये दोनों की केमिस्ट्री इतनी तगड़ी है ए और बी की, क्या होती है जहाँ पर भी मिलते हैं एकदम, समझ रहे हो, मिल ही जाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, क्या है कि वे कोलाइड पदार्थ जो विलायक के साथ तुरंत, विलायक के साथ संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइड विलयन बना लेते हैं, यानी कि विलायक के साथ संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइड विलयन बना लेते हैं, उनको हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक है, ये तुरंत कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं, मैं तो ये कहूँगा बनाते नहीं है, विशेष कंडीशन में बनाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड, यानी कि दूर भगते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो इसमें ये लिखा हुआ है, दोनों की परिभाषाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। चलिए इसका एग्जाम्पल भी लिख देते हैं हम। देखिए, ये वे कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संग तुरंत कोलाइड विलयन नहीं बनाते, अर्थात मतलब सरलता से कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जो विलायक के साथ आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं। वे पदार्थ जो विलायक के साथ बहुत ही आसानी से तुरंत, जैसे ही संपर्क में आते हैं तुरंत कोलाइड विलयन बना लेते हैं, उनको हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ये वे कोलाइड होते हैं जो, या वे कोलाइड पदार्थ जो विलायक के साथ सरलता से कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, उदाहरण की यदि हम बात करें तो जिलेटिन एक द्रव स्नेही कोलाइड है। और मैं आपको बता दूं, जिलेटिन है, स्टार्च है और गोंद। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, ZnO और FeOH का थ्राइस। ठीक है, चलिए, तो ये हैं आपके एग्जाम्पल्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही करेंगे। अब आपका कौन कौन से सवाल बचे हैं, यानी चौथे से स्टार्ट करेंगे, चौथे का क्या है, चौथे का क्या है, इस तरीके से। तो जल्दी ही उसका भी स्टार्ट करेंगे। और मैथ की वीडियो बन गई, मैथ की आज हम डाल देंगे। फिजिक्स का भी हम सैंपल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके एक स्ट्रेटजी की वीडियो आने वाली है, केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी, फिजिक्स की स्ट्रेटजी और मैथ की स्ट्रेटजी के। आप 7-7 दिन में हम किस तरीके से केमिस्ट्री को खत्म करेंगे, किस तरीके से फिजिक्स को खत्म करेंगे, किस तरीके से मैथ को खत्म करेंगे। आई होप कि वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो वो वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है, आज शाम को या कल। तो मिलेंगे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।